हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 11th का यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इस चैप्टर में हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में, पब्लिक सेक्टर के और ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इंटरप्राइजेस को नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट का जो फोकस था वो पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा था और उसको ग्रो करने का वो प्रयास कर रहा था। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था। उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा अगर हम कंपेयर करेंगे पब्लिक सेक्टर से। इतना रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा था और पब्लिक सेक्टर जो है वो उतना ग्रो नहीं कर रहा था। तब जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया और उसके बाद बहुत सारे सेक्टर्स के लिए उसने बहुत सारी चीज़ों के लिए अब उसने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया। तो इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में, देन आफ्टर पब्लिक सेक्टर। The private sector consists of business owned by individual or a group of individual। अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेस चलाया जाता है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाएगा, है ना, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक व्यक्ति खुद स्टार्ट कर सकता है या उसके साथ एक से दो व्यक्ति मिलकर के स्टार्ट कर सकते हैं। The various form of organization are sole proprietorship, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव एंड अ कंपनी। ये सारा हम लोगों ने यूनिट 2 में डिस्कस किया था कि अगर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना बिजनेस रन करूं, बिजनेस को स्टार्ट करूं, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के साइड से जा सकता है और अपने बिजनेस को रन करवा सकता है। अगर एक व्यक्ति चाहता नहीं मैं और मेरा फ्रेंड मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट करूं, एक फर्म को स्टार्ट करूं, तो वो हम लोग पार्टनरशिप के अंडर कर सकते हैं। तो ये सारा एक इंडिविजुअल भी इसको रन करवा सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिल करके इन बिजनेस को रन करवा सकते हैं। और ये सारे बिजनेस जो होंगे वो प्राइवेट सेक्टर में ही काउंट होंगे। एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें जो वो प्रॉफिट कमाएगा, जो उसको लॉसेज होंगे, वो इजीली बेयर कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो हम लोगों ने यही देखा था कि एक सिंगल व्यक्ति है, उसने आज डिसाइड किया कि कल से मुझे एक बिजनेस को स्टार्ट करना है, वो इजीली स्टार्ट कर सकता है। उसके जो भी बेनिफिट होंगे या जो भी उसको लॉसेज होंगे वो इंडिविजुअल खुद ही बेयर करेगा, इजी स्टार्ट कर सकता है, डिसीजन खुद ले सकता है, जितना प्रॉफिट होगा वो उतना प्रॉफिट रखेगा, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। जब तक हमारे पास कम से कम 2 व्यक्ति नहीं होंगे तो हम लोग पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप भी इजीली रन हो सकता है म्यूचुअल कंसेंट के साथ। देन हम लोगों ने बात किया था यूनिट 2 में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो एक पूर्वजों के द्वारा या हमारे एंसेस्टर के द्वारा एक बिजनेस चला रहा है, उसका हम चलाते हैं। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अ कंपनी। ये सारा कुछ हम इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ मिलकर के स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा था प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। Now we will discuss public sector enterprises. The public sector consists of various organization. Public sector enterprises जो है वो बहुत सारे organization को consist करता है, जो कि owned, okay, and managed by the central government और state government और both government। अगर हमारा public sector enterprises है तो वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है या दोनों ही गवर्नमेंट का हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है या दोनों का ही हो सकता है। मान लेते हैं एक इंटरप्राइजेज है, ओके, एक इंटरप्राइजेज है, इसमें जो शेयर है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर है। तो शेयर दोनों का है तो दोनों के द्वारा रन करवाया जा सकता है। या
एक और ऑप्शन है कि इसको केवल स्टेट गवर्नमेंट वाले ही मैनेज और कंट्रोल कर रहे हैं या उनका ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है, तो वो स्टेट इंटरप्राइजेस कहलाएगा, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन करवाया जा रहा है। अगर उसमें शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहलाएगा। और अगर दोनों के द्वारा वो मैनेज किया जा रहा है, इसका मतलब दोनों का शेयर उसमें है। ओके, द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री थ्रू दिस इंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट जो है वो कैसे खुद को पार्टिसिपेट कर सकता है इकोनॉमी डेवलप कराने के लिए या देश की इकोनॉमी को इन्हांस करने के लिए तो यही तरीका है कि हम अपने देश की इकोनॉमी को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं जब हम किसी इंटरप्राइजेज में पार्टिसिपेट करेंगे, जब हम किसी इंटरप्राइजेज को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, जब वहाँ पे लोग आकर के इंगेज होंगे, काम करेंगे, वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, वो सोसाइटी में सप्लाई होगा, फिर उससे वो प्रॉफिट कमाएगा, तो वो सारा का सारा जो है वो कहीं ना कहीं एक ही देश में ही सर्कुलेट हो रहा है, एक ही कंट्री में उसका सर्कुलेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स। कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट और बोथ द गवर्नमेंट। अब इसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाएगा वो या तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या दोनों गवर्नमेंट के द्वारा इसमें हम कैपिटल को कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं। जिस प्रकार अगर एक इंटरप्राइज है उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है या स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, वो कैसे होगा, जितना उसने कंट्रीब्यूट करा होगा। ओके, दोनों ने मिलकर के कंट्रीब्यूट किया है तो दोनों का होगा। अगर केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहलाएगा, अगर उसने केवल स्टेट गवर्नमेंट ने किया है तो स्टेट गवर्नमेंट का वो कहलाएगा एज पर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट और बोथ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, पब्लिक वेलफेयर और सर्विसेज इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अगर हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को रन करवाते हैं तो मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, पब्लिक के वेलफेयर के बारे में हम सोचते हैं और उन्हें हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं वो केवल अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा फोकस उनका पब्लिक के वेलफेयर के बारे में नहीं होता है। अगर हम कंपेयर करेंगे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को अगर हम कंपेयर करेंगे प्राइवेट सेक्टर से, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है वो ज़्यादा फोकस करता है, उसका एम रहता है, उसका पर्पस रहता है पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचना, उनको वो अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहता है एट अ रीजनेबल प्राइस। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। मैनेजमेंट जो होगा या ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा, वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा, क्योंकि ये इसको गवर्नमेंट ही रूल कर रहा है, गवर्नमेंट ही इसको रन करवा रहा है। तो मैनेजमेंट से जो भी डिसीजन लेना होगा वो आपका गवर्नमेंट लेगा। कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के हाथ में है। इट इज अकाउंटेबल टू पब्लिक। अब ये किसके प्रति अकाउंटेबल है, तो वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो हो रहा है पब्लिक से रिलेटेड बातें हो रही हैं, पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचा जा रहा है, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो एट द एंड हम किसके लिए अकाउंटेबल होंगे, या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस किसके लिए अकाउंटेबल होगा, वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होगा। फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इसमें हम लोगों को 3 पॉइंट डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारा है डिपार्टमेंटल, सेकंड हमारा है स्टेचरी और थर्ड हमारा है गवर्नमेंट कंपनीज। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ डिपार्टमेंटल, उसके अंदर जो उसके फीचर्स आएंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, देन स्टेचरी एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या है। दीज इंटरप्राइजेज आर एस्टैब्लिश्ड एट डिपार्टमेंट्स। इस तरह के जो अंडरटेकिंग होती है या इस तरीके के जो इंटरप्राइजेज होते हैं वो डिपार्टमेंट्स में क्रिएट किए जाते हैं। ओके,
of the ministry and are financed, managed and controlled either by the central government or state government. इसको हम एक डिपार्टमेंट्स के रूप में क्रिएट करते हैं और इसको हम मैनेज करते हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर दोनों के द्वारा ही मैनेज किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ओके। देन नेक्स्ट पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डिफेंस की बात करें तो ये सारा क्या है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होगा। इसको मैनेज या कंट्रोल किन के द्वारा किया जा रहा है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाएगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। और इसमें मेन फोकस देखा जाता है कि हमारा पब्लिक को वेलफेयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमने जो पब्लिक के लिए सर्विसेज प्रोवाइड किया है, क्या वो उसको रीजनेबल रेट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या पब्लिक उससे फ़ायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। ये हम डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग में भी देखेंगे, और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में तो इसी पर पूरा का पूरा फोकस ही किया जाता है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर जो पैसा दिया जाएगा, जो फाइनेंस दिया जाएगा, जो मैनेज किया जाएगा या जो कंट्रोल किया जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एक मिनिस्ट्री के अंदर चलता है। यहाँ पर एक पॉइंट आया था डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री, मतलब एक कोई मिनिस्ट्री इसको फॉलो कंट्रोल कर रहा, मैनेज, और वही जो होगा वो अकाउंटेबल होगा। क्योंकि अगर हम किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट सिस्टमैटिक वे में रन नहीं कर सकता है, या हम उसको अच्छे से रन नहीं करवा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। नो सेपरेट एंटिटी, इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका कोई भी अपना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज फाइनेंस, इट इज़ फाइनेंस बाय एनुअल बजट। अगर इसको पैसे की आवश्यकता होगी या हमें इसको रन करवाना है तो किसी भी इंटरप्राइजेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फर्म को या किसी भी बिजनेस को हम तभी रन करवा सकते हैं जब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट होगा पैसे का। उसके पास अगर जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो कैसे पूरी होंगी, वो फाइनेंस के थ्रू पूरा होगा। तो अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, तो यहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा, इट इज़ फाइनेंस बाय द एनुअल बजट। इसको एनुअल बजट के थ्रू जो है वो पैसा मिलेगा। एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स अर्निंग गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। पैसा जो यहाँ पे लगाया जाएगा, जो कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जो इस इंटरप्राइजेज या इस डिपार्टमेंट को जो पैसा मिलेगा वो गवर्नमेंट के द्वारा ही पैसा मिलेगा। और वो एनुअल बजट में बताया जाता है कि मैं इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा दे रहा हूँ, या ये गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इतना पैसा दे रही है। और जो उसका अर्निंग होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, अर्थात गवर्नमेंट के खजाने में वो सारा का सारा पैसा चला जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको फाइनेंस कर रही है, गवर्नमेंट के द्वारा ही ये मॉनिटरिंग किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको मैनेज किया जा रहा है। लास्ट में सारी कुछ हम अकाउंटेबल भी यही हो रहे हैं। तो जितना भी हम कमाएंगे वो हमारा पैसा कहाँ जाएगा, वो जाएगा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। नेक्स्ट वी हैव इज अकाउंटिंग एंड ऑडिट। द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल टू इट। जिस प्रकार हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल कंडीशन को जानने के लिए हम अकाउंटिंग या ऑडिट करवाते हैं, तब जाकर के हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, इस पर्टिकुलर इंटरप्राइजेस का, ये ऑर्गेनाइजेशन का ये फाइनेंशियल कंडीशन है। तो जिस प्रकार हम अलग अलग कंपनी, इंटरप्राइजेस या फर्म का अकाउंटिंग करवाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ऑडिट और अकाउंटिंग होगा। तब जाकर के हमें पता चलेगा
कि गवर्नमेंट का जो ये डिपार्टमेंट है ये इसने कितना रेवेन्यू कमाया, कितना इसने इन्वेस्ट किया, कितना इसको फंड मिला, कहाँ पे इसने कितना खर्च किया। तो ये सारा कुछ हम पता लगा पाएंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिट के माध्यम से। नेक्स्ट वी हैव इज स्टाफिंग। Its employees are government employees and are recruited and appointed as per the government rules। अगर हमने डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया है और हमारा एक इंटरप्राइज रन कर रहा है तो वहाँ भी हमें स्टाफ की आवश्यकता होगी, वहाँ भी हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। विदाउट ह्यूमन बीइंग हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंटरप्राइज को या किसी भी बिजनेस को रन नहीं करवा सकते। तो अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं और उनका जो सिलेक्शन होता है, उनको जो हम रिक्वायरमेंट करते हैं उनका, वो कहाँ जाएगा, वो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो उसके हिसाब से हम उनको अपॉइंट करेंगे और वो गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय कहलाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज अकाउंटेबिलिटी। दीज आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। अगर ये इंटरप्राइज या डिपार्टमेंट रन कर रहा है तो वो किसी ना किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर ही काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल में जैसे इंडियन रेलवे है, डिफेंस है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, तो ये सारा कुछ किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर ही रन कर रहा है और कोई इसको मॉनिटर कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, तो जितना काम करना है वो कंसर्न मिनिस्ट्री के द्वारा ही किया जाएगा और उसके प्रति ही वो चीज़ अकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट वी हैव इज मेरिट्स। फर्स्ट पॉइंट इन मेरिट्स वी हैव इज इजी फॉर्मेशन। It is very easy to form a departmental undertaking as no registration is compulsory। अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फॉर्म करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की बाध्यता नहीं होती है, या नो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। उसमें कंपलसरी नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपको लीगली नहीं माना जाएगा और आप जो भी कमाओगे या जो भी आपका लॉसेस होगा वो उस पर उतना गवर्नमेंट फोकस नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं होता है कि कंपलसरी है हमारा रजिस्ट्रेशन करवाना। नेक्स्ट वी हैव इज इफेक्टिव कंट्रोल। द कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड। ये कहाँ से हो रहा है, या तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मैनेज कर सकता है, या केवल स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों गवर्नमेंट मिल करके। तो इसका जो कंट्रोल है वो इफेक्टिव होगा क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है। इसको कोई एक ही गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रहा है या दोनों गवर्नमेंट मिल करके कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। तो जो भी कंट्रोलिंग पावर होगा वो एक ही तरफ होगा, तो उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना बहुत ही इजी होगा। और नेक्स्ट वी हैव इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देयर इज proper utilization of fund as per financial matters are subject to ministerial sanctions, okay, ministerial sanctions, budgets, accounting, audit and control। अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करें तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है आप उसका भरपूर उपयोग करो, अर्थात उसका जो वेस्टेज होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। हमारे पास अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे ये हमें डिटरमाइन करना होगा, और हम उसका कम से कम वेस्टेज कैसे कर सकते हैं। आप प्रोडक्शन किसी चीज़ का करते हो तो आपका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वेस्ट होगा ही होगा, लेकिन उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम कम कर सकते हैं, ये भी हमें इंश्योर करना होगा। अगर हम अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज करते चले जाएंगे तो हमारा कॉस्ट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो हम ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना कोई पे नहीं करेगा जितना हम खर्च करते हैं।
तो अगर हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल है, यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जो आपको फंड्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं बजट के थ्रू या जो सैंक्शन कर रहा है, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, देन ऑडिट भी उसका होगा। ये भी हमें बताना पड़ेगा कि हमने कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, कितना पैसा हमने कहाँ से कमाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बतानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ ऑडिट, एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग। तो हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे पास जितना फंड्स अवेलेबल है हम उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करें, अच्छे से अच्छे तरीके से हम उसको यूटिलाइज करें। नेक्स्ट वी हैव इज पब्लिक रेवेन्यू। द रेवेन्यू अर्न बाय द enterprise goes directly to the treasury and hence is a source of income for the government। अगर एक व्यक्ति कहीं जॉब करता है तो वो वहाँ अपना समय दे रहा है, अपने स्किल को यूज़ कर रहा है, अपने नॉलेज को यूज़ कर रहा है और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को वो हेल्प कर रहा है उसके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने के लिए। और उसी कारण जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उसको कुछ ना कुछ कंपनसेट कर रहा है, सैलरी के रूप में कुछ ना कुछ उसे पे कर रहा है, वेजेस के रूप में या अदर फैसिलिटी के रूप में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो अपने स्किल, अपने नॉलेज को कहीं लगा रहा है तो उसके बदले में उसको सैलरी मिल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ कमा रहा है और वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर रहा है और अपना प्रॉफिट कमा रहा है। अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी रेवेन्यू अर्न होता है, जो भी कमाता है ये डिपार्टमेंट, वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, वो डायरेक्टली चला जाता है ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चला जाता है और वही जो है गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है। अगर कोई व्यक्ति है कहीं जॉब कर रहा है तो वहाँ से उसको इनकम आ रहा है क्योंकि वो अपना समय वहाँ दे रहा है, अपने नॉलेज को लगा रहा है, तो वहाँ से वो कमा रहा है। तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो बिजनेस हो सकता है, कहीं वो जॉब कर रहा है, वो उसका सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, वो जो डिपार्टमेंट्स उसने क्रिएट किया है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जब उसने पब्लिक के वेलफेयर के लिए किया है और पब्लिक को वो रीजनेबल रेट में अवेलेबल भी करवा रहा है उन सारी सर्विसेज को, तो पब्लिक का भी ये दायित्व बनता है कि पब्लिक कुछ ना कुछ पे करे। अगर हम किसी सर्विस को यूटिलाइज करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ हम पे करते हैं। अगर हम पे नहीं करेंगे तो हम एक अच्छे नागरिक कैसे कहलाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए ही खर्चा कर रहा है, तो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी दे रहा है, हमारे वेलफेयर के बारे में सोच रहा है, तो हम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हम उसके बदले में जो पे करते हैं, जो गवर्नमेंट उसके थ्रू कमाता है, वही कहलाता है गवर्नमेंट का इनकम और वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चला जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये जो पैसा हम जितना पब्लिक रेवेन्यू के थ्रू कमाते हैं या हम लोग जो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कमाता है या जो वो रेवेन्यू अर्न करता है, तो वो पब्लिक का ही पैसा होता है। पब्लिक ही टैक्स के रूप में, पब्लिक ही सर्विसेज को यूज़ करके उसको पे करता है। तो गवर्नमेंट जो होता है वो अकाउंटेबल होता है। किसका अकाउंटेबल होगा, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ओके, क्योंकि अगर हम किसी और का पैसा को यूटिलाइज करेंगे तो हमें तो उसको लास्ट में बताना पड़ेगा कि मैंने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया, मेरा पैसा कहाँ, मुझे कहाँ लगा कि यहाँ इतना पैसा खर्च करना चाहिए। तो हम उसका पूरा बैलेंस शीट तैयार करते हैं, तब जा कर के हम बताते हैं। तो उसी प्रकार गवर्नमेंट के पास जो पैसा है तो वो पैसा पब्लिक का पैसा है, तो उसी तरीके से वो पब्लिक को बताएगा कि मैंने कहाँ कितना खर्च किया है, वो अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट वी हैव इज सिक्रेसी, वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न होता है। अगर हम देश के बारे में कोई काम कर रहे हैं या देश से रिलेटेड कोई चीज़ चल रही है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो डिफेंस जो है वो बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं किसी भी देश के लिए, या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड वो चीज़ें हैं।
तो अगर हम देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत कंसर्न होना होगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें काम करना होगा। दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल सिंस इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री। वो किसी एक मिनिस्ट्री के द्वारा ही कंसर्न होगा या किसी एक मिनिस्ट्री के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन है या ये जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से ही कंसर्न होगा। हमें किसी और मिनिस्ट्री को जाकर के किसी भी चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं है, हम उसी काम को वहाँ बताएंगे जो वो मिनिस्ट्री जिस काम के लिए कंसर्न होगा या जो वो उससे रिलेट करेगा। ओके, इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज demerits. First point we have is no flexibility which is essential for the smooth operation of business. बिजनेस को चलाने के लिए थोड़ा सा हमें चीज़ें फ्लैक्सिबल करनी पड़ती हैं अगर हम कोई बिजनेस रन करवाते हैं। क्योंकि अगर हम फ्लैक्सिबल नहीं होंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं या थोड़ा चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं तो हम लॉन्ग टाइम तक तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हम जो प्लानिंग करते हैं बिजनेस में वो फ्यूचर के लिए करते हैं। तो हम जो प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर रहे हैं वो ज़रूरी तो नहीं कि हम जो सोचे हैं अभी वैसा ही फ्यूचर होगा। हमने प्लानिंग किया है अजम्पशन के बेस पे, चीज़ों को एब्जॉर्व करके हम लोगों ने प्लानिंग किया है, चीज़ों को अज्यूम किया है, तो वो एज इट इज़ होगा या नहीं होगा वो तो डिपेंड करेगा जब हमारा फ्यूचर हमारा प्रेजेंट बन जाएगा। तो जहाँ पर फ्लैक्सिबल होने का चांसेस है वो ज़्यादा अर्न कमाता है, वो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि वो खुद को उसी तरीके से मॉडिफाई कर लेता है, उस सिचुएशन में वो ढाल लेता है और उसी हिसाब से वो कमाता भी है। तो अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो ये उतना फ्लैक्सिबल नहीं है। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्क अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। नो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हम बोलेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है पार्लियामेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर। हमें हर चीज़ जाकर के पार्लियामेंट में बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो बजट दिया जा रहा है वो तो पार्लियामेंट में ही बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को या इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इतना फंड हम या इतना बजट हम उसको दे रहे हैं। तो अगर हमें वो वहाँ से फंड मिल रहा है तो हमें भी तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करना पड़ेगा। दैट्स वाई स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है। देयर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स। बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस होता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर हम पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, दिस रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अंडरटेकिंग। तो इसी कारण जो है वो बहुत सारी क्रिएटिविटी को या फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उनका प्रेशर होता है, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, जो अपोजिशंस में लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनका प्रेशर होता है। तो जो काम करने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होता चला जाता है। इतना इंटरफेरेंस होता है कि हम स्मूथली काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। हमें हर चीज़ करने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। हम किसी भी चीज़ को एज इट इज़ लेकर के नहीं जा सकते। वी हैव टू फॉलो वन बाय वन स्टेप, अदरवाइज वो फिर हमें चीज़ें नहीं होगी। मतलब हमें कानूनी प्रक्रियाओं को फॉलो अप करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सही से चीज़ों को कर पाएंगे। देन लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें बना रहता है, जिसके कारण इसकी जो क्रिएटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, इसकी जो क्षमता है, जो काबिलियत है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता रहता है।
Then we have is inefficient management. The departmental undertaking are managed by the government official. These officials are overburdened with the paperwork. They spend maximum time to answer the queries from parliament or ministry. They can be transferred anytime. As per the result, they have less sense of responsibility and inefficiency of management. इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, जो यहाँ मिनिस्ट्री काम कर रहा है, जो पर्टिकुलर स्टाफ यहाँ काम कर रहे हैं, वो लोग अकाउंटेबल हैं और इतना प्रेशर होता है, इतना ओवरबर्डन होता है या इतना पेपर वर्क यहाँ होता है। अगर हम बात करें पेपर वर्क की, इतना पेपर वर्क होता है कि वो केवल उसी में इंगेज होता है, हर एक पेपर को वो ध्यान से देखता है, साइन करता है, कहीं कोई चीज़ रह जाती है तो फिर वो ऊपर से प्रेशर आता है। तो कहने का मतलब है कि इतना जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट हो जाता है या ओवरबर्डन के कारण वो अपने कामों को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो कहीं ना कहीं अपनी एफिशिएंसी को खोता चला जाता है और वो एक डीमेरिट्स में काउंट हो जाता है। ओके।